हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं। और पीसीएस प्री का ये जो हमने पहला मॉडल पेपर दिया है उसका ये पार्ट नंबर 4 है। और हमने ये थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके आपको यानी 25-25 क्वेश्चंस के 4 पार्ट दिए हैं। तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि आप जो है जितना भी संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो और देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि कई बार ऐसा क्या होता है कि हम लोग ये सोच के रह जाते हैं यार कि हमें ज़िंदगी में पता नहीं हम इसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत। ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत। या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। तो इसलिए कह रहा हूँ रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है। बगैर रिस्क के आप और ये तो सोचिएगा ही मत कि आप जो है इसे नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कुछ भी कर सकता है ज़िंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले न मिले तजुर्बा तो नया होगा। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी काम को कर रहे हैं और मंजिल भी नहीं मिल पाती। तो ऐसा नहीं है, मंजिल ना भी मिली तो कुछ ना कुछ तो आप उस चीज़ से हासिल ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन जैसे बताते हैं, बुलक कैपिटल, ये इकोनॉमिक्स जो है अर्थशास्त्र क्वेश्चन है कि बुलक कैपिटल जो है बैल पूंजीगत किसे कहते हैं। बुलक कैपिटल की बात चल रही है। अब देखिए, बुलक कैपिटल की हम जब बात कर रहे हैं तो गरीब किसानों के लिए मतलब ये है, किसे कहा जाता है कि पुअर फार्मर्स, या मतलब फार्मर्स ये किसान वो होते हैं जो थोड़े से मालदार हैं, या किसान वो है फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट आर नॉट रिच। तो ये वो लोग होते हैं, ऐसे किसानों को कहा जाता है जिनके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं, थोड़े बहुत उनके पास साधन हैं, लेकिन मालदार नहीं हैं। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत की थी। देखिए, परम गरीबी की जो परिभाषा थी उसे अंगीकृत किया था, कब किया था? तो ये किया था 1995 में, 1995 में। नेक्स्ट देखिएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रहे हैं। तो वैश्विक लिंग सूचकांक में आकलन हेतु प्रचाल के रूप में कौन सी चीज़ प्रयुक्त नहीं होती है? तो इसमें जो है असल में देखिए स्वास्थ्य भी होता है, शिक्षा भी, आर्थिक स्थिति, लेकिन ये रेस्ट नहीं होता। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट आप देखिएगा, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो कृत्रिम उपग्रह जो है, जब हम मान लो कोई आर्टिफिशियल प्लैनेट है उसको हम अगर पृथ्वी से यानी अर्थ से देखना चाहते हैं, किस चीज़ से देखेंगे? रडार से, सोनार से, पल्सर से, या डॉपलर इफेक्ट से। तो देखिए, ये जो कृत्रिम उपग्रह जो है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए जो ट्रैक किया जाता है वो डॉपलर इफेक्ट होता है। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर का प्रभाव। और इसके लिए क्या प्रयोग किया था? इसे कहते हैं डॉपलर कर्व का प्रयोग किया जाता है। और डॉपलर सिस्ट उपग्रह को ट्रैक करने के लिए एक तकनीक है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाकर 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत कितनी खर्च होगी? अब देखिए, सीधी सी बात है, इसके अंदर सुरंग है कोई, उसके अंदर जो है 5 बल्ब है। कितने बल्ब हैं? 5 बल्ब हैं। और वो कितनी क्षमता के हैं? 100 वाट के हैं। जब 100 वाट के हैं तो 5 हैं, तो वो कितना हो गई? 500 वाट जो है उनकी पावर हो गई। अब समय कितना है? तो समय देखिए दिया है 20 घंटे। कितना? 20 घंटे दिया है। तो ये कहना चाह रहे हैं खर्च पूछा है, तो हम इसे विद्युत खर्च निकाल सकते हैं आसानी से। डोंट वरी अबाउट इट। विद्युत खर्च, तो विद्युत खर्च जो होता है ये आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, एक फार्मूला है वाट गुणा घंटे, वाट गुणा घंटे बटे 1000। ये है, इसमें आप रखिएगा। तो वाट कितने हैं? 500, और घंटे कितने हैं? 20,
और बटे कितने 1000, तो आप जानिएगा 5 दूनी 10, यानी देखिएगा तीनों जीरो को हम कैंसिल कर देंगे तो 5 दूनी 10, कितनी यूनिट खर्च हो रही हैं 10 यूनिट खर्च हो रही है, मात्र 10 यूनिट। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आंसर होगा सी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। तो मैं इसीलिए आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो ये PCS प्री का हमने जो सेट शुरू किया है, ये इसलिए शुरू किया है कि बार बार असल में प्रॉब्लम ये होती है कि प्रैक्टिस सेट जो है ना, नॉर्मल वो क्वेश्चन मिल पा रहे हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए, लेकिन प्रैक्टिस सेट के हम लोग वो क्वेश्चन देना चाह रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हों। तो ये देखिए, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो उनमें से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, केमिकल चेंजेस ये की बात कर रहे हैं और फिजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर देखिए 100 ग्राम चीनी है, देखिए 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाया जाता है। अब मिला के उसका एक घोल बनाया तो उसमें क्या चीज़ जो है उसकी चेंज नहीं होगी। तो जब हम उसे घोल बना के उसे रहेंगे तो उसके अंदर द्रव्यमान में अवश्य, तो जानते हैं आप, जब 100 ग्राम चीनी मिलाएंगे तो उसका जो वज़न होगा यानी द्रव्यमान तो चेंज होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि द्रव्यमान तो ज़रूर चेंज होगा। रही बात डेंसिटी की, तो घनत्व भी चेंज होगा, सांद्रता भी चेंज होगी, लेकिन उसका आयतन चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिए एक मोबाइल चार्जर जो होता है, मोबाइल चार्जर क्या है, एक इन्वर्टर है, यूपीएस है, एक ऊंचाई जो है ट्रांसफार्मर है, या एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो मोबाइल का चार्जर जो है वो क्या है, तो वो होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन करने वाला, यानी जो वोल्टेज को नीचे करके लिया जाता है। कि जानते हैं आप, मान लीजिए 200 वोल्टेज आता है, वो तो वोल्टेज को नीचे करके और तभी चार्ज करता है। अब मोबाइल को 5 मान लीजिए ज़रूरत है 5 एम्पियर की, या मान लीजिए 2 एम्पियर की, 1 एम्पियर की, तो उसे वोल्टेज को वो कन्वर्ट करके नीचे लेके जाता है, इसे कहते हैं स्टेप डाउन। तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है ये टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्यों। यानी कि देखा होगा आपने, जब अब तो खैर ये डिश का ज़माना चल रहा, पहले जब टेलीविज़न थे तो एंटीना लगाया था, और अगर बारिश आ गई तो सोच लीजिए आप एंटीने से कुछ सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहे और कुछ नहीं पता चल पा रहा कि हो क्या रहा है। तो इसमें एंटीना छोटे होते हैं इसलिए नहीं होता, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं इसलिए नहीं होता, या वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को मूल दिशा में विचलित करती हैं इसलिए नहीं होता। तो इसमें ये कह रहे हैं उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन जो है वो सही होगा। तो इसके अंदर देखिए ये दूसरा और तीसरा जो है ये सही है, दूसरा और तीसरा, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, यानी हीरे को जब हम काटते हैं तो उसमें जो है उसकी जो रोशनी होती है वो बहुत जगमगाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों होती है, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, आणविक संरचना के कारण, या प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो ये साइंस चल रही है, साइंस के क्वेश्चंस हैं, आप खास तौर पे इन्हें देखिएगा। तो इसमें देखिए ये जो है ये पूर्ण आंतरिक, यानी इसमें क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से जो है वो ज़्यादा चमकाता है। क्योंकि जब क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है ना, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। आपतन कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो इससे क्या होता है, विरल माध्यम में प्रकाश का किरण का अपवर्तन नहीं होता, इसलिए क्या होता है संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस आ जाता है। तो इससे जगमगाहट ज़्यादा होती है, इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण, ये तो मान लीजिए यूपी पीसीएस का जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर बार यही रखते हैं, जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी उसका क्या कारण था। तो आपको पता ही है इसमें क्या हुआ था। पहली बात आपको बता देता हूँ, ये भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी ये हुई थी 2 और 3 दिसंबर को, 2 और 3 दिसंबर 1984 को। कब हुई थी, 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुई थी।
और इसमें बहुत बहुत लोग मारे गए थे। असल में इसमें क्या हुआ था, एक भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी इसमें से जो गैस जो रिसी थी उसका नाम था मिक, उसे कहते हैं हम मिक, इसका पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस का रिसाव हो गया था जिससे लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और बाकी लोग अभी भी वहाँ पर अपंग पैदा हो रहे हैं। तो ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में किसकी होती है? आपने देखा होगा अगर जो एलपीजी का सिलेंडर होता है, नहीं जो गैस का सिलेंडर होता है, उसमें अगर गैस रिसने लगे तो एक अजीब तरह की बदबू आती है। तो वो किस चीज़ की होती है? यानी मीथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, मरकैप्टन होता है। तो ये इसमें से आपको बताना है कि वो होता क्या है। तो वो होता है इथाइल मरकैप्टन। क्या होता है? इथाइल मरकैप्टन होता है। ठीक है, तो ये पता ही है आपको कि द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। यानी जो इसमें एलपीजी गैस होती है इसके अंदर क्या क्या होता है? इसमें प्रोपेन होता है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इसके जो है हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनका इसे मिश्रण होता है और घरों में रसोई गैस के रूप में इसका प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर पूछा है। ये नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर की बात कर रहे हैं। एक तो है इसमें बेकेलाइट, ये सिल्क है, केवलार है और लेक्सान है। तो ये बेकेलाइट की बात कर रहे हैं, तो इसे हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं सिल्क को। आप जानते हैं रेशम जो है एक प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा होता है। क्या है ये? नेचुरल प्रोटीन से बना रेशा होता है। ठीक है, और प्रोटीन रेशों में मुख्यतः क्या होता है? फिब्रोइन होता है। ये रेशे कुछ कीड़ों के द्वारा लार्वा से बनते हैं, जानते हैं ना। और रेशम जो है सहतूत के पत्तों पर जो कीड़े होते हैं ना, उनके लार्वा से बनाई जाती है। ठीक है, बाकी जो ये बेकेलाइट, केवलार और लेक्सान आप देख रहे हैं, ये जो हैं ये तीनों के तीनों आर्टिफिशियल बहुलक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, एक बेकेलाइट है, एक ये केवलार है और एक लेक्सान, इन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलीमर। क्या कहते हैं हम इसे? इन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलीमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बताता चलूँ, समझाता चलूँ, तो आप समझते रहिएगा। यूरिया क्या है? देखिए, अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि यूरिया क्या है। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन या एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। क्या है ये? तो आप जानते हैं नाइट्रोजन इसमें सबसे ज़्यादा होती है यूरिया में, लगभग 78% के आसपास होती है। तो ये यूरिया जो है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। और आपको ये भी सूत्र भी बताता हूँ यूरिया का। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। ये आपने कभी देखा होगा। तो NH2CO NH2, इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं NH2 का होल टू आइज CO। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप समझ लीजिएगा ये कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ होता है। जल में विलय होता है। ठीक है, और ये स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। यानी जितने भी मैमल्स हैं, जो हमारे ये स्तनधारी हैं और सरीसृप हैं, इनके मूत्र में भी पाया जाता है। और ये कृषि में खाद के रूप में प्रयोग करते हैं हम। जैसा आपको पता ही है कि अब जो जितनी भी ये चीज़ें जो हमारी फार्मिंग हो रही है उसमें ज़्यादातर यूरिया का प्रयोग होता है। ठीक है, और जो यूरिया का जो बनाने का श्रेय है वो दिया था फ्रेडरिक बोहलर, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसकी खोज की थी, उनका नाम था फ्रेडरिक बोहलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में होता है? यानी अंगूर में, इमली में और केले में सबसे ज़्यादा क्या होता है? एसिटिक अम्ल, तो और साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आज इन चारों को आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो है टार्टरिक अम्ल, देख रहे हैं टार्टरिक अम्ल क्या होता है? ये कार्बनिक अम्ल है ये तो। और जो अंगूर, इमली तो केले में ये मिलता है इनमें टार्टरिक अम्ल। और बाकी आपको पता ही है लैक्टिक अम्ल मिलता है दूध में। कहाँ मिलता है लैक्टिक अम्ल? दूध में। और बाकी जो बता एसिटिक अम्ल जो है, ये एसिटिक अम्ल मिलता है सिरके में।
ये सिरके में एसिटिक अम्ल मिलता है, ठीक है। और बाकी बचा ये साइट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल मिलता है नींबू में। काय में मिलता है साइट्रिक अम्ल? ये मिलता है नींबू में, नींबू में। तो आप समझ लीजिएगा, ये जो है टार्ट्रिक अम्ल जो है ये मिलता है, काय में मिलता है टार्ट्रिक अम्ल? ये मिलता है अंगूर में, इमली में और केले में, ठीक है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट आप चलिएगा, फलों के मीठे स्वाद का कारण, यानी फल जो मीठे होते हैं काय से मीठे होते हैं? माल्टोज से, राइबोज से, लैक्टोज से, फ्रक्टोज से। अब क्या, तो फल जो मीठे होते हैं असल में, तो उसमें एक शर्करा पाई जाती है जिसे हम कहते हैं फ्रक्टोज। क्या कहते हैं? फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज जो है ये इसी के कारण फल मीठा होता है, ठीक है। और फल शर्करा जो है इसे फ्रक्टोजन, एक कार्बनिक यौगिक है ये, इसकी जो फल की जो शर्करा होती है उसे हम कहते हैं फ्रक्टोजन। क्या है वो? कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। और इसका स्वाद कैसा होता है? तो मीठा होता है। और ग्लूकोज का मैं आपको सूत्र भी बता देता हूँ, ये होता है C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्र यही होता है, ठीक है। इसमें 6 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है, जो कैसे होते हैं? एक ही ये परिवार से संबंधित है और ये एक बामा घूर्णक होते हैं। चलिए नेक्स्ट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मिलाना है, देखिए अफीम काय से प्राप्त होती है, हींग काय से प्राप्त होती है, और रबर काय से, और कुनैन काय से। तो अगर देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, कई बार आपको इसमें से अगर 2 भी पता है तो आप इसे आसानी से मिला देंगे। तो जानते हैं आप, कुनैन जो है वो सिनकोना से प्राप्त होती है, तो पता ही है आपको कुनैन। तो कुनैन हमेशा सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। तो ये तो कुनैन को हम मिलाएंगे छाल से। ये छल नहीं है, छाल है। क्या है ये? छाल, ठीक है। अब रबर जो है वो रबर किस चीज़ से प्राप्त होती है? तो रबर प्राप्त होती है तने से। रबर प्राप्त होती है तने से। मान लीजिए आपको ये 2 पता लग गए, तो हमने देखा कि D1 है। अब D1 कहाँ है? 2 है D1 है, और C क्या है? C4 है। तो देखिए D1 इसमें है और C4 इसमें, तो आंसर इसका मतलब B होना चाहिए, ये B है। बाकी आप मिला लेना दोनों। तो हींग आप जानते हैं किससे प्राप्त होगी? हींग प्राप्त होती है जड़ से, और अफीम प्राप्त होती है फल से। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये प्रदूषक है और इनसे बीमारी, यानी कौन कौन से ये जो पोल्यूशन होता है, मान लीजिए जैसे पारा होता है, तो पारे से कौन सी बीमारी होती है? तो ये इनसे संबंधित है। अब हम बात कर रहे हैं, पारा होता है मरकरी, तो मरकरी जो है इससे बीमारी कौन सी होती है? मरकरी से तो होती है मिनीमाटा। ये तो सही है बिल्कुल, मिनीमाता बीमारी पारे से ही होती है। और कैडमियम से होता है इटाई, कैडमियम से इटाई होती है, ये भी सही है। नाइट्रेट आयन जो है इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी सही है। और फ्लोराइड आयन से अपच। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये मिलाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, यहाँ से मिलवाने का इन्होंने पूछा है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसका जो ये डी है ये सुमेलित नहीं है, यानी ये फ्लोराइड आयन जो है ये, इससे कौन सा रोग होता है? एक रोग होता है उसे कहते हैं फ्लोरोसिस। कौन सा रोग होता है? फिलोरोसिस, ये एक बीमारी होती है फ्लोरोसिस, ये फ्लोराइड आयन से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना है आपको। मानव शरीर में सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है, यानी हमारी जो बॉडी है, मानव का जो शरीर है, उसमें सेल्यूलोज की डाइजेशन नहीं होता। और मानव शरीर में स्टार्च जो है अपघटक एंजाइम डाइस्टे विद्यमान रहता है। तो ये बताना है आपको कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, दोनों सही हैं। पहली बात आपको बता दूं, हमारी बॉडी जो है वो सेल्यूलोज को नहीं पचाती, तो ये बिल्कुल सही है। मानव शरीर में स्टार्च, अब ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ए, और दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता, तो बी होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? यानी सुई चुभाएंगे तो कहाँ हमारा दर्द नहीं होगा? तो देखिए, त्वचा में दर्द होता ही आपको पता है, होता है नहीं? यानी खाल में अगर कोई चीज़ चुभेगी हमारे तो दर्द होता है। मस्तिष्क में, लेकिन आपको बता दूं हमारा जो दिमाग है उसके अंदर अगर आप सुई चुभाएंगे तो उसमें दर्द नहीं होता। तो ये मस्तिष्क ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर महसूस नहीं होता। नसों में होने वाले परिवर्तन से संकेत मिलता है, इससे क्या होता है? दिमाग में पता नहीं चलेगा लेकिन नसों में पता लग जाएगा। तो हमारा जो मस्तिष्क है ये मस्तिष्क
इससे हमारे सुई चुभाने पर पता नहीं चलता। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते, यानी कौन सा जंतु ऐसा है जिसमें खुर नहीं होते। तो एक तो है हिरन में तो होते हैं, तो पता ही आपको हिरन में होते हैं, लेकिन गीदड़ में खुर नहीं होते, ये गीदड़ में नहीं होते, बाकी जेबरा में भी होते हैं और घोड़े में भी होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। यानी कुछ जंतुओं के पाँव की उंगलियां के उस अंतिम भाग को कहा जाता है खुर। खुर किसे कहते हैं असल में? खुर कहते हैं जैसे मान लीजिए जो एनिमल होते हैं उनके जो पाँव की उंगलियां होते हैं ना, उनका जो फ्रंट पार्ट होता है उनको कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, कैराटिन नामक नाखून जैसी सख्त चीज़ से ढके हुए होते हैं, तो ये आप जान लीजिए। तो खुर पाया किस किस में जाता है? घोड़े में, गधे में जो है, ये गधे में, जेबरा में, जिराफ में, इन सब में पाया जाता है। और खुर किस में नहीं पाया जाता? गीदड़ में नहीं पाया जाता खुर। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी इंसुलिन जो है, आप जानते हैं इंसुलिन ये हार्मोन है, इनका क्या काम है? तो इंसुलिन जो है डायबिटीज़ में काम आता है। किसी को मान लीजिए डायबिटीज़ की बीमारी हो गई, डायबिटीज़ क्या होता है? ब्लड शुगर, यानी खून में शुगर कम बढ़ती होती है, तो उसे जो है उसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो ये तो सही है। और मेलाटोनिन जो है वो निद्रा के लिए आता है, मेलाटोनिन, तो ये भी सही है। ऑक्सीटॉक्सिन जो है, ऑक्सीटॉक्सिन आप जानते हैं, ये हमारे जो एनिमल जैसे भैंस और गाय वगैरह होते हैं, तो अगर ये दूध नहीं देते तो उनके दूध दिलाने के लिए जो इंजेक्शन लगता है उसको हम ऑक्सीटॉक्सिन बोलते हैं। और ये गैस्ट्रिन जो है, गैस्ट्रिन असल में गैस्ट्रिन आता है ये रक्तचाप कंट्रोल, रक्तचाप जानते हैं, नहीं ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए नहीं, तो ये आता है। ये गैस्ट्रिन कहाँ होता है? हमारे उदर में होता है। और ये पेप्सिनोजन एक हमारी ग्रंथि होती है, पेप्सिन एंजाइम का जो है एक HCl के रूप में सिरवण होता है, ठीक है। और ये कहाँ से भोजन के पहुँचने से आरंभ होता है? कहाँ? गैस्ट्रिन का जो सिरवण होता है, जो जब भोजन हमारे पेट में पहुँचता है तब इसका जो है ये निकलना शुरू होता है। और न्यून pH इस सिरवण के कारण श्रावण में रुकावट लगाता है। तो इसका जो हमें ये गैस्ट्रिन जो है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट आप देखिएगा, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से वो देखिए आ गए आपको अभी। ये पत्थर यानी मान लीजिए स्टोन आपका किडनी में बन गया, पथरी आपकी, या मान लीजिए आपकी गॉल ब्लैडर में बन गई, तो ये जो है किसका पाचन प्रभावित करते हैं? तो ये क्या होता है? अगर मान लीजिए आपके पित्ताशय में पथरी है तो वो किस चीज़ को प्रभावित करेगी? तो ये किस चीज़ को प्रभावित करेगी? ये करती है हमारी बसा को। काय को? बसा को। जब यानी जो हमारा लीवर होता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। और लीवर क्या होता है? यकृत की कोशिकाओं से, यहीं से हमारा जो है पित्त निकलता है और पित्त में जमा होता है। और पित्त नलिका जो है गृहिणी में खुलती है। अब पित्त नलिका जब गृहिणी में खुलती है तो क्या होता है? पित्त बसा के इमल्सीकरण में मदद करता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे कण जो है उन्हें तोड़ता है, उसमें तो लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे बसा का इमल्सीकरण बाधित होता है। लेकिन जब उस रास्ते में क्या होता है, मान लीजिए पथरी आ जाती है, तो उसका वो इमल्सीकरण नहीं हो पाता, तो इस वजह से वो बसा जो है वो स्टोर होने लगती है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट आप देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? ये पूछ रहे हैं जेनेटिक डिजीज़ कौन सा है और कौन से नहीं है। तो एक तो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं हम रतौंधी को, यानी रात में रतौंधी आती है उसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। रजकहीनता क्या कहलाती है? एल्बिनिज्म जो है ये रजकहीनता। दूसरा हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। तो ये जो है नाइट ब्लाइंडनेस, इसका मान लीजिए किसी को रतौंधी आती है तो उसका आनुवंशिकता से कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए। और रतौंधी आती कैसे है पता है आपको? विटामिन ए की कमी से रतौंधी आती है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी आती है। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? विटामिन B12 जो है वो किस काम आता है? विटामिन B12, तो विटामिन B12 जो है ये पृथ्वी अरक्ता के कारक आता है, ये सही है बिल्कुल। विटामिन सी जो है वो आप जानते हैं, विटामिन सी जो है स्कर्वी रोग होता है, यानी हमारे जो मसूड़ों में खून वगैरह निकलता है उसके उपचार के लिए विटामिन सी आता है। और विटामिन डी बंधता रोधी है, नहीं, ये वाला जो है सुमेलित नहीं है, गलत है ये। विटामिन डी से होता है सूखा रोग, आप जानते हैं
सूखा रोग है। विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से। सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन के जो है वो विटामिन के प्रति रक्त शराबी के लिए होता है, ये भी पता है आपको विटामिन के। तो विटामिन डी की कमी से होता है सूखा, जिसे कहते हैं रिकेट्स, यानी हड्डियों का रोग होता है, जो प्राय बच्चों में होता है ये। और बच्चों में हड्डियों की नरमाई या कमज़ोर होने का सूखा रोग कहते हैं, यानी बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर रह जाती है तो उसे विटामिन डी की कमी होती है। और ये आप जानते हैं विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य का प्रकाश। बाकी सही है, इसका सी आंसर। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आप जानते हैं आयोडीन की कमी से होती है घेंगा। कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से? आयोडीन की कमी से होता है घेंगा। घेंगा रोग होता है। बाकी तो आपको पता ही है। ये देखिए क्या होता है, आयोडीन मानव शरीर का अति आवश्यक भौतिक तत्व है। ठीक है, ये किस काम आता है? ये हार्मोन थायरॉक्सिजन की कमी को पूरा करता है। आयोडीन मन को शांति प्रदान करती है। ठीक है, तनाव कम करती है, मस्तिष्क को सतर्क रखती है, बाल, नाखून, दांत, त्वचा, इन सबको एक ही स्थिति ना इनमें मदद करती है, इनको अच्छा रखने में, इनकी जो बढ़िया बनाने में। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, गर्दन के नीचे एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि को हम कहते हैं अभू ग्रंथि। तो वो सूज जाती है कई बार, तो वही घेंगा रोग कहलाता है। ठीक है, तो हार्मोन, क्योंकि उसमें से हार्मोन बनना उत्पन्न नहीं होता तो घेंगा रोग हो जाता है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे और ये चौथा पार्ट था। तो ये हमारा पहला मॉडल पेपर पूरा हो गया। और चारों अगर आप पीसीएस में बैठ रहे हैं या मान लीजिए पीसीएस में नहीं बैठ रहे और भी किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं जो यूपीएससी हेल्ड करा रहा है, यूपी पीसीएस, तो आप उसमें ज़रूर इन चारों पार्ट को देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो ये 4 पार्ट थे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, दैट्स ऑल।